हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरू क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज आप सभी के लिए ये जो क्लास है ये आपका इंडियन जियोग्राफी का मैराथन क्लास है। मैं वर्ल्ड जियोग्राफी का मैराथन क्लास आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ और आप सबने पढ़ भी लिया होगा। आज यहाँ पर हम इंडियन जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको आप एक बार नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप रिवीजन ज़रूर करके जाइएगा। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्या आप सभी लोग आज के इस सेशन के लिए रेडी हैं? तो आज का ये सेशन शुरू किया जाए, आज की मैराथन क्लास शुरू किया जाए। जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए। आप सभी लोग रेडी हैं तो शुरू की जाए आज की क्लास। चलिए, आप सभी लोग रेडी हैं तो आइए शुरुआत की जाती है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो बताइए, खादर और बांगर जो है किस प्रकार की मिट्टी है? भारत की जो मृदा है, भारत की मृदा को ICAR इन्हें हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली, इंग्लिश में कहते हैं द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इनके द्वारा जो भारत की मृदा है इसको 8 वर्गों में आपका विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में आपकी विभाजित की गई हैं, जिनमें से सबसे पहला जो इन्होंने प्रकार बताया है वो बताया है इन्होंने जलोढ़ मृदा का। दूसरा जो इन्होंने प्रकार बताया है वो लाल या पीली मृदा का बताया है। किसका? लाल या पीली मृदा का बताया है। तीसरा जो इन्होंने प्रकार बताया है वो बताया है इन्होंने काली मृदा का। किसका? काली मृदा का। चौथा इन्होंने जो वर्ग बताया है वो है आपका लेटेराइट मृदा का। किसका? लेटेराइट मृदा का। पांचवा है आपका पर्वतीय मृदा। क्या है? पर्वतीय मृदा। ठीक। छठवा जो बताया गया है वो है आपका वनीय मृदा और सातवां जो बताया गया है वो है आपका मरुस्थलीय मृदा। क्या है? मरुस्थल मृदा है। ठीक है। और लास्ट जो बताया गया है 8वां वो है आपका पीट या दलदल मृदा। क्या है? पीट या दलदल मृदा, याद रखिएगा। अब इनमें से एक कॉन्सेप्ट और सीखना है आपको कि ये जो आपकी शुरुआत की 4 मृदाएं हैं, जो जलोढ़ मृदा है, लाल मृदा है, काली मृदा है, लेटेराइट मृदा है, ये जो आपकी 4 मृदाएं हैं इनको कहा जाता है आपका मेजर सॉइल। क्या कहा जाता है? मेजर सॉइल कहा जाता है। ठीक है, मेजर सॉइल। ये जो आपकी लास्ट की 4 हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको जो कहा जाता है वो है आपका माइनर सॉइल। क्या कहा जाता है? माइनर सॉइल, MINOR, माइनर सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है। मेजर सॉइल किनको कहा जाता है, माइनर सॉइल किनको कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं इस तरीके से हम ऊपर से नीचे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम इस तरीके से जाते हैं तो जो हमारी मृदा है, क्या है? हमारी मृदा के क्षेत्रफल में कमी आती जाती है। किसके? मृदा के क्षेत्रफल में कमी। अभी मैं समझाती हूँ, याद रखिएगा। मृदा के क्षेत्रफल में कमी क्वेश्चन बनता है, इस वजह से आपको इतना समझाया जा रहा है, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं थी। मृदा के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब क्या है? इसका जो मतलब है वो ये है कि जलोढ़ मृदा जो है आपकी ये सबसे ज़्यादा होगी क्षेत्रफल के हिसाब से। उससे कम हमारी लाल मृदा होगी, उससे कम काली, उससे कम लेटेराइट, उससे कम पर्वतीय, उससे कम वनीय, उससे कम मरुस्थल, उससे कम पीट। यानी कि जो सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा जलोढ़ मृदा होगा, जो सबसे कम होगा वो हमारा क्या होगा? पीट या दलदल मृदा होगा। अब यहाँ पर जो 2 टर्म्स दिए गए हैं आपको, खादर और बांगर। खादर और बांगर जो है आपके जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। किसके? जलोढ़ के। खादर और बांगर ये किसके प्रकार हैं? जलोढ़ के प्रकार हैं। अब जो खादर है, खादर मृदा को नवीन जलोढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नवीन जलोढ़ मृदा। बांगर को आपका जो है प्राचीन कहें या पुराना जलोढ़ कहें, कुछ इस तरीके से कहा जाता है। प्राचीन मृदा या फिर प्राचीन जलोढ़, पुराना जलोढ़, इस तरीके से कहा जाता है। जो आपकी खादर मृदा है ये हमेशा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर? तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि ये नवीन है। और जो पुरानी होगी ये तटीय क्षेत्रों से दूर पाई जाती है। ये आपसे पूछा जाता है। ठीक। प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? तो प्रोडक्टिविटी जो ज़्यादा होती है वो आपकी होती है खादर की, याद रखिएगा, क्योंकि ये नवीन जलोढ़ है। जो बांगर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, तो उत्पादकता इसकी थोड़ी सी कम होती है आपके
वांगर जो है इसकी खादर की तुलना में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसीलिए आपको याद रखना है। तो ये आपने दोनों ही चीज़ें सीख ली होंगी। और भारत में लगभग 33% भूमि पर आपका जो है जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है, याद रखिएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप लोग बस 1 मिनट दीजिएगा, अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन यानी कि जो आपका एयर इरोजन है ये होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़ते रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में ये होने का कारण क्या है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वायु अपर्दन होता है, जो आपका एयर इरोजन होता है, क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए पेड़ पौधे नहीं होते, इस वजह से आपका इरोजन होता है। जो हमारी मिट्टी है इसको पकड़े रहने के लिए पेड़ पौधे बड़े आवश्यक हैं, क्योंकि पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रहती हैं अपने साथ, इस तरीके से बांधे रहती हैं। ठीक है, जैसे आप एक चीज़ बताओ, जिस घर में पेरेंट्स होते हैं उस घर में उनके बच्चे जो हैं वो थोड़े से डिसिप्लिन रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने उस तरीके से बांधे हुए हैं ना। ऐसा नहीं है कि बाकी फैमिली में लोग जो हैं डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग मानते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं बच्चे, वो अपने परिवार को बांध के रखते हैं। जो आपकी जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पर और भी ज़्यादा लोग बंधे रहते हैं, है ना, इस तरीके से देखा जाता है। और जो सिंगल फैमिली होगी वहाँ पर थोड़ा सा दूर दूर होंगे। तो यही होता है कि जो मिट्टी को बांधने का कार्य करते हैं वो पेड़ की जड़ें करती हैं। अब चूँकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपका जो है पेड़ ही नहीं है, तो आपका वायु अपर्दन होगा, सो मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कुछ है ही नहीं है, जिस वजह से शुष्क भूमि हो जाती है आपकी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका अति चराई। क्या है इसका कारण? अति चराई होता है। शुष्क भूमि में यह होने का जो कारण है वो क्या है? अति चराई। अति चराई होने से भूमि के ऊपर से जो परत है, जो भूमि के ऊपर से जो परत है ये हट जाती है। इससे शुष्क भूमि में जो है वायु अपर्दन में वृद्धि होने लगती है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे सूर्यमुखी जो है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है? सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सनफ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो जो सनफ्लावर है इसकी खेती के लिए किस प्रकार की जो मिट्टी है वो अच्छी मानी जाती है? तो सूर्यमुखी की खेती के लिए रेगुर या आपकी जो काली मिट्टी है ये सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी? रेगुर या काली मिट्टी, याद रखिएगा, रेगुर या काली मृदा। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो UPSSC के किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। कौन सी मृदा अच्छी मानी जाती है? रेगुर या फिर आपकी काली मृदा बेस्ट मानी जाती है सूर्यमुखी की खेती के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आप सभी के सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपसे कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? बताइए, मिट्टी के संरक्षण का, मिट्टी को कंजर्व करने का सबसे अच्छा इनमें से उपाय कौन सा नहीं है? तो इनमें से याद रखिएगा आपका जो है घास पात से ढकना। घास पात से ढकना जो है एक अच्छा उपाय है। शेल्टर बेल्ट, मतलब शेल्टर जो बेल्ट है इसको कहते हैं आश्रय आवरण, ये भी आपका अच्छा उपाय है। बारिश के पानी में बह जाना ये कोई उपाय नहीं है। कंटूर कल्टीवेशन जिसे आप कहते हैं समोच्च जुताई, ये भी आपका एक जो है एक तरीका है जिससे आप मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन बारिश के पानी में बह जाने से तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इससे तो संरक्षण हो नहीं रहा है ना, तो ये संरक्षण का आपका उपाय नहीं है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो मिट्टी का जो कटाव है सर्वाधिक आपका जो है क्ले लोम सॉइल में होता है। किस में? क्ले लोम सॉइल में। ठीक है, क्ले लोम सॉइल यानी कि आपका मटियार दोमट मिट्टी में। किस में? मटियार दोमट मिट्टी में, इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्ले लोम सॉइल। ठीक, क्योंकि इसमें जो है सिल्ट और बालुई मिट्टी भी आपकी दोमट मिट्टी के ही भाग होते हैं। ठीक, और याद रखिएगा कि जो आपकी दोमट मिट्टी होती है, मटियार दोमट मिट्टी, इसमें जो है आपका 40% जो है बालू के कण होते हैं। क्या होते हैं? बालू के कण। ठीक, बाकी आपकी 40% क्या होती है? 40% मृत्तिका होती है। क्या होती है? मृत्तिका, याद रखिएगा आप लोग। और 20 जो % होता है वो आपका गाद होता है। क्या होता है? गाद होता है। ठीक, गाद के कण पाए जाते हैं। तो बालुई दोमट मिट्टी की
जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है। क्या होती है इसकी जल धारण की जो क्षमता है वो आपकी कैसी होती है, कम होती है। तो इस कारण से आप क्या कहेंगे कि आपके सिल्ट मिट्टी, बालुई मिट्टी और मटियार मिट्टी, इन सभी में आपका जो है कटाव कैसा होता है, सर्वाधिक होता है। क्योंकि आपकी सिल्ट मिट्टी और बालुई मिट्टी जो हैं वो आपके दोमट मिट्टी के ही भाग हैं। किसके, इसी मिट्टी के भाग हैं, सिल्ट मिट्टी और बालुई मिट्टी। क्योंकि इसमें सर्वाधिक आपका कटाव है तो इनमें भी तो कटाव होगा ना, तो आपका सभी वाला आंसर सही होगा, याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, बताइए भारत में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाएगी। अभी मैंने बताया है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मैंने आपको इस तरीके से भी समझाया हुआ था, तो वह आपको 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ बताई थी वहाँ पर मैंने बताया था। ठीक, ये जो मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी, इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थ, इनकी अधिकता होती है। किसकी, पोटास की अधिकता होती है, प्लस आपके किसकी, फास्फोरिक एसिड की अधिकता होती है। फास्फोरिक एसिड की अधिकता होती है, और आपके चूना की अधिकता होती है। इसमें किसकी, चूना की अधिकता होती है, और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। याद रखिएगा, पूछा जाता है ऐसी कौन सी सॉइल है जिनमें इन पदार्थों की अधिकता होती है। परंतु इसमें जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। किसकी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा जाता है किस मिट्टी में आपके नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, तो वो है आपकी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक, भारत में लगभग आपका 33.5% जो भाग है इस पर ये पाई जाती है, और आपका 11 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये आपकी विस्तृत है। कितने, 11 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर ये आपकी विस्तृत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं, बताइए। क्षेत्रीय मृदा जो है आपकी, इसको क्या कहा जाता है। तो मृदा वर्गीकरण के तहत जो है मृदा 3 भागों में आपकी बांटी गई है, जिसमें आपकी एक है जोनल सॉइल। क्या होती है आपकी, जोनल सॉइल, याद रखिएगा, जोनल सॉइल। दूसरा है आपका अजोनल सॉइल, जोनल सॉइल। ठीक है, जोनल सॉइल, अजोनल सॉइल। और तीसरा है आपका इंट्राजोनल सॉइल। क्या है, इंट्राजोनल, इंट्राजोनल सॉइल। ठीक, तो आप बताइए कौन सा मैच हो रहा है क्षेत्रीय मृदा के अंतर्गत। तो आपका सिर्फ इंट्राजोनल आपका मैच हो रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्टेड मृदा मैच हो रहा है, बाकी आपके कोई मैच नहीं होते। याद रखिएगा, क्षेत्रीय मृदा के ये प्रकार हैं तीनों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। कौन सा आपका अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। अम्लीय धरती मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपकी मिट्टी है वो कैसी हो, थोड़ी सी अम्लीय हो, है ना। तो हल्की अम्लीय मृदा में खीरा सफलतापूर्वक उगा सकते हैं आप। क्या, खीरा उगा सकते हैं, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये है, भारत का कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल होने का कारण बताइए। तो लाल मिट्टी जो है इसका कारण बताना है आपको कि इसका कलर लाल क्यों है। तो एक बार आप लोग लाल मिट्टी को समझ लीजिए। लाल मिट्टी जो होती है इसका जो निर्माण है वो आपका कैसे होता है, तब आपको समझ में आएगा। लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टानों से होता है, क्योंकि जो मिट्टी है, मिट्टी का जनक या निर्माता किसको कहते हैं, मिट्टी का जनक या निर्माता कौन होता है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। मिट्टी का जनक कौन होता है, निर्माता कौन होता है, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग अब। तो मिट्टी का जनक या निर्माता चट्टानें होती हैं, है ना। तो चट्टानों से ही निर्माण होता है लाल मिट्टी का। और ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किससे, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से। ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से किसका निर्माण होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, और लाल मिट्टी में जल की जो है अधिकता होती है, इस कारण इसका जो रंग है वो पीला हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक, लाल मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वो याद रखना है आपको। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, और कहाँ पर, तेलंगाना में, बुंदेलखंड में, तेलंगाना में। कर्नाटक में भी आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है, और छोटा नागपुर जो आपका है उस पर भी आपकी यही वाली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, छोटा नागपुर पठार। और कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु में। तो TN लिख दे रही मैं, हाँ। अब महत्वपूर्ण ये होता है कि ये जो आपकी रेड सॉइल है, इसमें आपकी जो फसल उगाई जाती हैं, फसल
जो आपकी क्रॉप होती हैं वो कौन सी होती है? दलहन और तिलहन आपकी महत्वपूर्ण है। कौन है? दलहन और तिलहन। दलहन और तिलहन। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है भाई कि दलहन के अंतर्गत क्या आता है, तिलहन के अंतर्गत क्या आता है। फटाफट से सभी लोग बताइए कि दलहन के अंतर्गत क्या आएगा, तिलहन के अंतर्गत क्या आएगा। मैं वेट कर रही, सबका आंसर आना चाहिए। तो दलहन के अंतर्गत आपकी क्या आती हैं? ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, मटर। तिलहन के अंतर्गत वो आते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। जैसे तिल, जो तिल है आपकी, आपने देखी होगी मकर संक्रांति पर जिसके हम लड्डू खाते हैं, गुड़ में जो बनती है ना, चिक्की भी बनती है आजकल तो कई सारे इसके जो है प्रयोग होने लगे। तिल, सरसों से भी हम तेल निकालते हैं, तो ये हमारे तिलहन के अंतर्गत आते हैं। सूरजमुखी का भी तेल होता है भाई, तो सूरजमुखी भी हमारा तिलहन में आएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है तिलहन को समझना। ऐसी जो आपकी हैं फसलें जिनसे हम तेल निकालते हैं, अलसी जो है इससे भी हम तेल निकालते हैं। सोयाबीन जो है, सोयाबीन से भी आपका तेल ही बनता है। ठीक, अब दलहन में याद रखिएगा, मैं बोल दे रही ज्वार, क्या क्या? ज्वार, मक्का, बाजरा, चना और आपका क्या है? मटर। मैं इतना चीज़ें क्यों बता रही हूँ? मैं एक आंसर टिक करवा के भी आगे बढ़ सकती हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि सॉइल महत्वपूर्ण है, सॉइल से क्वेश्चन बन सकता है। और सॉइल टॉपिक मैंने पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ तो आप लोगों को आपत्ति होती है कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक, तो जो आपकी मिट्टी के लाल रंग होने का कारण है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। किसकी? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। किसकी? फेरिक ऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट आप दीजिए। डैश क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। तो कौन सी क्रांति से भारत जो है आपका जो है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना? तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन फ्लड, जिसे आप श्वेत क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति, या फिर आप इसे ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। इससे भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना। ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है ये आपका वर्ष 1970 में आपका शुरू हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? वर्ष 1970 में ये आपका ऑपरेशन शुरू हुआ था। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो इनके जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। श्वेत क्रांति है ना, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, है ना, लू उत्तर पश्चिम भारत, आम्रवर्षा उड़ीसा। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं फटाफट से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप सभी को दिख रहा होगा आम्रवर्षा आपकी सुमेलित नहीं है। आंधी जो है आपकी उत्तर प्रदेश सही सुमेलित है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल आपका सही सुमेलित है। लू उत्तर पश्चिम भारत, ये क्या है? उत्तर पश्चिम भारत बोला गया है। ठीक, उत्तर मैदान में पश्चिम से बिहार तक आपका ये क्षेत्र वाला। ठीक, अगर मैं बात करूँ आम्रवर्षा की, आम्रवर्षा जो है केरल और आपका तटीय कर्नाटक जो है इनमें होती है। तटीय कर्नाटक, उड़ीसा में तो नहीं होती। ठीक, तो आपका डी मतलब चौथा जो है वो मैच नहीं है। अगला देखिए, भारत में किस राज्य में वन जो है सर्वाधिक हैं? ये तो क्वेश्चन न जाने कितनी बार आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जनवरी 2022 में जो आपकी 17वीं आपकी जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये जो आपकी रिपोर्ट आई है 2021 में आपकी आई। ये 2021 की है, लेकिन जारी कब हुई? जनवरी 2022 में हुई। तो इसके अनुसार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है सर्वाधिक वनावरण। सर्वाधिक वनावरण जो है आपका सबसे ज़्यादा है आपके एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। सेकंड नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश में है। थर्ड नंबर पर आपका
छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और 4th नंबर पर आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। मैं छत्तीसगढ़ पूरा लिख दे रही, पता चला आप लोग गलत ही लिख लिए, कुछ सब गड़बड़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़, ठीक। और 4th नंबर पर आपको उड़ीसा याद रखना है, ठीक है। जबकि सर्वाधिक बनावरण प्रति सत्ता अगर पूछा जाए, मैंने आपको कई बार बताया है कि टर्म्स पर ध्यान देना है। सर्वाधिक बनावरण प्रति सत्ता अगर पूछा जाए तब हमारा आंसर बदल जाएगा। तब हमारा आंसर होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम होगा, है ना। तो अब आपसे यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा नहीं पूछा गया, सिर्फ सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला पूछा गया है, तो आपका मध्य प्रदेश होगा, प्रति सत्ता नहीं है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, विंसर का जंगल किसका? विंसर का जंगल भारत के किस आपके जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो विंसर का जो जंगल है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में आपका जो स्थित है। कहाँ पर? अल्मोड़ा में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे ये है, राजस्थान में खितड़ी परियोजना जो है आपकी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने कई बार खितड़ी जो परियोजना है इसका जिक्र किया है कि राजस्थान में जो खितड़ी परियोजना है इसका जो संबंध है वो तांबा उत्पादन के लिए है। किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए। खितड़ी नगर जो है भारत के राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। कहाँ पर आपका जो है खितड़ी नगर स्थित है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, याद रखिएगा। किसमें? झुंझुनू नहीं, झुंझुनू, ठीक है। झुंझुनू एक जिला है जहाँ पर आपका ये खितड़ी स्थान है, जो कि आपके राजस्थान राज्य में है। तो यहाँ ये जो फेमस है वो तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? तांबा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से 1 मिनट, मैंने वाइट कलर की पेन चूज़ कर ली थी, वो चल भी नहीं रही। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? बताइए कौन सा क्षेत्र जुड़ा है? तो आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है, कौन सा? कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। यह पेट्रोलियम और गैस के लिए संपन्न क्षेत्र आपका है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में है आपका कौन सा क्षेत्र? कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, ठीक, जो कि पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है। मैंने पेट्रोलियम में बताया है आई थिंक। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? बताइए किसमें कार्बन नहीं है? तो इनमें से कार्बन किस में नहीं है बताइए? तो आपका आंसर आएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका जो कार्बन है वो किस किस में है? कोयला में होता है, हीरा में होता है, ग्रेफाइट में होता है। तो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, मोनोजाइट किसका है इसका बताइए? मोनोजाइट, तो मोनोजाइट जो है आपका थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का अयस्क होता है, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। लोहा के जो अयस्क हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो हेमेटाइट याद रखिएगा। क्या? हेमेटाइट, हेमेटाइट। और क्या? मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? ये लोहा के हैं, मैग्नेटाइट, ठीक, याद रखिएगा। जब मैंने आप लोगों को लोहा पढ़ाया हुआ है तो मुझे अच्छे से याद है, बताया गया है वहाँ पर सारी चीज़ें। अगला देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि कौन सा ऐसा रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भंडार हमारे प्यारे भारत में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? थोरियम। क्या होगा? थोरियम। रेडियोधर्मी तत्व जो है आपका थोरियम के भंडार भारत में पहले स्थान पर आते हैं, ठीक, याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? ठीक है, मूव करते हैं आगे। आगे आपसे है कि भारत का रूर किस नदी को कहते हैं? तो भारत का जो रूर है वो मैंने बताया था दामोदर को कहते हैं। किसको? दामोदर को। दामोदर नदी का जो बेसन है इसको भारत का रूर कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? मैंने बताया है ना, याद करिए थोड़ा सा। ऐसा इस क्षेत्र में ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला की जो है हम प्राप्ति करते हैं। किसकी? कोयला की प्राप्ति करते हैं। और जर्मनी में जो है आपकी एक रूर नदी है। किसमें? कहाँ पर है? ये जर्मनी की एक नदी है, रूर। रूर, तो ये जो रूर है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो आपका कोयला और अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध माना जाता है, इसीलिए इसे भारत का रूर कहते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, बालाघाट का मलंजखंड राजस्थान झुंझुनू का खेतड़ी क्षेत्र की महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। मतलब किस चीज़ के खनन केंद्र है ये? बालाघाट का मलंजखंड और राजस्थान का झुंझुनू का खेतड़ी जो है क्षेत्र किस लिए फेमस है? अभी आपको बताया गया है किसके लिए है? तांबा के लिए, है ना, तांबा के लिए।
बट महत्वपूर्ण ये है कि ये बालाघाट का मलज खंड कहाँ पर है, तो ये आपको मैंने बताया है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मलंज खंड जो है इसको मलाज खंड भी कहते हैं, आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। मलाज खंड, मैंने चूँकि मलाज खंड ही बताया, मुझे याद है मलाज खंड, ठीक। और राजस्थान का झुंझुनू का जो क्षेत्र है खेतड़ी, ये तांबे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पाए जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? तो याद रखिएगा, भारत में जो गैर धात्विक खनिज पाया जाता है वो है पायरोफाइलाइट। क्या है? पायरोफाइलाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपसे, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं। ये पेट परीक्षा जो आपकी पिछली बार हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क क्षेत्र कौन से हैं। तो भिलाई इस्पात जो संयंत्र है इसका जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो डल्ली राजहारा है। क्या है? डल्ली राजहारा है। भिलाई इस्पात जो संयंत्र है इसकी स्थापना जो है आपकी किसकी सहायता से हुई थी? तो याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना है वो आपके पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से हुई थी। किसकी? रूस की सहायता से हुई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आपकी हुई थी। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, ठीक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला है यहाँ पर एक, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, ठीक। याद रखेंगे आप लोग। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की जो प्राप्ति है वो डल्ली राजहारा से होती है। कहाँ से होती है? डल्ली राजहारा, ठीक है, डल्ली राजहारा, याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है, किस राज्य की जो स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है वो सबसे अधिक है? तो आपको बताना है किस राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपके महाराष्ट्र की। किसकी है? महाराष्ट्र की, याद रखेंगे आप लोग। अगर हम फरवरी 2022 तक की स्थिति देखें तो फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन की जो क्षमता है वो किसकी है? महाराष्ट्र की है। सेकंड नंबर पर किसकी है? तो सेकंड नंबर पर याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर आपका स्थान है गुजरात का। किसका है? गुजरात का है। थर्ड नंबर पर आपका कौन सा है? तो थर्ड नंबर पर आपका तमिलनाडु है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परियोजना ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। ये जो कुडनकुलम परियोजना है भारत और सोवियत संघ के जो है सहयोग से आपकी स्थापित हुई थी, याद रखिएगा, ठीक। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे फ्लाई ऐश है, बताइए फ्लाई ऐश क्या है आपका? फ्लाई ऐश तो पढ़ते होंगे आप लोग बचपन में। फ्लाई ऐश जो है बहुत बारीक सा पाउडर होता है जो तापीय विद्युत संयंत्र जो है इनमें कोयले जैसी चीज़ों को जलाने के लिए एक उप उत्पाद के रूप में यानी कि सह उत्पाद के रूप में इसका यूज़ होता है। किसके लिए? कोयले जैसी जो चीज़ें हैं इनको जलाने के लिए एक साथ में जो उत्पाद मिलाया जाता है उसके रूप में आपका इसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये जो है ऐश के लघु कण है। किसके? ऐश के लघु कण, ठीक, याद रखिएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये जो फ्लाई ऐश है ये मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? बताइए किसका है सर्वाधिक हिस्सा? जल्दी जल्दी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके साथ सामने। तो अगर मैं मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार देखूं तो इस स्थिति के अनुसार भारत में जो है सबसे ज़्यादा विद्युत क्षमता जो है सबसे ज़्यादा जो आपकी हिस्सा है विद्युत उत्पादन में वो किसका है? वो है आपका ताप विद्युत का। किसका है? ताप विद्युत का, थर्मल एनर्जी का। ताप विद्युत यानी कि थर्मल एनर्जी। लगभग आपका जो है 59.1% जो हिस्सा है वो थर्मल एनर्जी का है। किसका है? थर्मल एनर्जी का है, याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन के इस तरीके से हमसे, डैश मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है? बताइए। तो किस मौसम के दौरान जो है रबी की जो फसल है इसकी खेती की जाती है? तो सर्दी में की जाती है। जिन लोगों का संबंध ग्रामीण क्षेत्र से होगा तो उनको पता होगा जो रबी की फसल है वो आपकी किस टाइम होती है? सर्दी के दौरान। रबी की फसल की जो बुआई है, ये जो रबी की फसल है इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर, यानी कि जो समय चल रहा है वो रबी की फसल का चल रहा है। किसका? रबी की फसल का, ठीक। जिनका संबंध ग्रामीण क्षेत्र से होगा वो देखते होंगे कि उनके पिताजी अभी खेतों के काम में ही लिप्त होंगे, क्योंकि अभी जो समय है वो इसी का है, रबी की फसल का है, ठीक। और इस मौसम में आपकी जो है बुआई होती है, इसमें आपके गेहूँ,
इस टाइम जो बोया जाता है, देखिए इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं। मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये रटें भाई कि रबी की फ़सल कौन सी, खरीफ की फ़सल कौन सी है। ये आपके जो हैं आपका जो माइंड है वो आराम से बता सकता है कि गेहूँ जो है आपका कभी जो है किस टाइम आपका बोया जाता है, काटा किस टाइम जाता है, तो आप उस चीज़ से समझ पाएंगे। जैसे गेहूँ है तो गेहूँ हमारा जो इसी टाइम बोया जाता है, जौ इसी टाइम बोया जाता है, गेहूँ के साथ चना बोया जाता है ना। मटर भी इसी टाइम होता है सर्दियों में। तो इसमें रटना क्या है भाई, मटर और चना तो हमारा इसी मौसम में होगा ना। सरसों भी आपका इसी मौसम में होता है। किस में होता है? सरसों इसी मौसम में। आलू भी हमारा इसी मौसम में होता है। ठीक, ये सब हमारी किसकी फसल हैं? ये हमारे रबी की फसल हैं। ठीक, अब मैं खरीफ की अगर यहीं पर बात कर लूँ, जो आपका खरीफ होता है, तो खरीफ की जो फसल है इसकी जो बुआई है वो जून जुलाई में होती है। कब होती है? जून जुलाई में, एकदम तड़कती गर्मी में होती है इसकी बुआई। ठीक, इसमें जो आपका आता है वो आप याद रखिएगा, चावल। क्या? चावल आपका आता है। ज्वार आता है आपका, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। मोटे अनाज हैं, आप देख रहे होंगे, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये हमारे खरीफ में आते हैं। ठीक है, मूंगफली हुआ आपका, मूंगफली और क्या? तिल। ये सब हमारे खरीफ फसल के उदाहरण हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपसे, खेती का वह रूप वो रूप आपको बताना जिसमें किसान अपने परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें जो है आपका उगाता है। ठीक है, उगाई जाती हैं, लिख लीजिएगा, उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं। उससे हम ट्रेडिशनल रूप से यानी पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? जिसमें आपका जो किसान है वो अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए खाद्य फसलों का उत्पादन करता है, साथ ही साथ वो पशुपालन भी करता है। तो ऐसी जो आपकी जीविका है, ऐसी जो कृषि है, इसको कहते हैं हम जीविका कृषि। क्या कहते हैं? जीविका कृषि। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, SUBSISTENCE, सबसिस्टेंस फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग। ठीक, याद रखिएगा, जीविका कृषि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा एक खरीफ की फसल है, बताइए खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है। तो आप ये छांट लीजिए इनमें से रबी की फसल कौन सी है, तो आप समझ जाएंगे, है ना। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से खरीफ की फसल आपकी कौन सी होगी। ठीक, गेहूं तो अभी आपको मैंने बताया ये रबी की है, चना आपका रबी का है, सरसों भी है। कपास जो है आपका एक खरीफ की महत्वपूर्ण फसल है। कपास आपको भूलना नहीं, कपास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कपास जो है इसको सफ़ेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना। क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना। इसका जो मूल स्थान है, क्या है? मूल स्थान जो माना जाता है कपास का, वो हमारा प्यारा भारत ही माना जाता है। ठीक, और कपास का जो उत्पादन है वो काली मिट्टी में सबसे अच्छा माना जाता है। किसमें? काली मिट्टी में। कई बार पूछा जाता है किस मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा माना जाता है, वो है आपकी काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं इनमें से मुख्य विशेषता? चूँकि हमारी जो कृषि है इसको मानसून का जुआ कहते हैं भारतीय कृषि को, कि हमारे जो किसान लोग हैं मानसून पर ही निर्भर हैं पूरा। मानसून अगर अच्छा है तो फसल अच्छी है, अगर मानसून खराब है सब खराब है, तो मानसून पर निर्भर है। ठीक, कृषि जो है पर जनसंख्या का दबाव है, तो ये भी आपका सही है। यह निर्वाह कृषि है, ये भी सही है। इसे औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, ये बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों में अत्यधिक उत्पादन किया गया। तो ये मैंने आपको बताया है। तो भारत में हरित क्रांति जो है मैंने बताई थी 1967 में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर आपका अपनाया गया। प्रारंभ में उच्च उत्पादन किस्मों का प्रयोग जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा इनमें किया गया। ठीक, और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देखा गया वो गेहूं और चावल में देखा गया। किस में? गेहूं और चावल में अत्यधिक उत्पादन किया गया। तो आपका गेहूं और चावल वाला सही होगा। कौन सा? गेहूं और चावल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया था। तो आपको उस आयोग का नाम बताना है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, जिसे आप क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट
प्राइस। ठीक, तो मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है इसके लिए सबसे पहले किस आयोग ने आपका जो है अनिवार्य किया था? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। किसने? कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से आपका सबसे बड़ा जो कौन सा राज्य है जो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो पहले नंबर पर है यूपी। दूसरे नंबर पर कौन है? तो आप सेकंड नंबर पर याद रखिएगा एमपी। थर्ड नंबर पर कौन है? तो पंजाब। कौन है? पंजाब। फर्स्ट पर कौन है? यूपी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे, पर्यावरण खेती को डैश नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण खेती यानी कि इको फार्मिंग। क्या? इको फार्मिंग। जो इको फार्मिंग है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम लोग जो है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। किसके? ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से इसको हम जानते हैं, याद रखिएगा। इस खेती में जो आपके रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं और खरपतवारनाशी आदि हैं, इन सब का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। जो आपके पेस्टिसाइड होते हैं इन सब का उपयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। बल्कि इसमें जो है आपके जीवांश युक्त जो हैं आपके खाद, इन सब का प्रयोग किया जाता है, तभी ये जैविक खेती कहलाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी से है, डैश प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं? तो ये कौन सी आपकी खेती होती है? ये आपकी जो खेती है वो है आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या है? कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसे आप हिंदी में कहते हैं आपका सहकारी खेती। क्या कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग को? सहकारी खेती। ठीक, वह खेती जिसमें आपके किसान जो है अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, तो इसे हम जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। और इस खेती के अंतर्गत किसान जो है परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि को, श्रम को, पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि उच्च पैदावार वाली बीजों की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित हैं? तो सोनालिका और आपकी कल्याण सोना जो है ये गेहूं से संबंधित हैं। किससे? गेहूं से। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरीके से कि पूसा हाइब्रिड 4 किसकी प्रजाति है? पूसा हाइब्रिड 4 किसकी प्रजाति है बताइए? तो ये जो है किसकी है? टमाटर की है। किसकी? टमाटर की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रूबी जो है आपकी ये टमाटर की उन्नत किस्म है। किसकी? टमाटर की है। ठीक, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? यानी कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल आपकी जो है खरीफ की फसल नहीं है? कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा, है ना? तो बताइए कौन सा नहीं है? तो गेहूँ। गेहूँ आप सभी को मैंने अभी बताया है कि गेहूँ जो है हमारा एक रबी की फसल में आता है। मक्का, रागी, बाजरा ये सब हमारे खरीफ में आते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1 मिनट दीजिए, अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है डैश फसलें कहलाती हैं? तो वो फसलें हमारी क्या कहलाएंगी? अभी अभी आपको बताया गया है, रबी की फसलें कहलाएंगी। ऐसी फसलें जिनकी जो बुआई है वो आपका कम तापमान पर की जाती है, कम तापमान वाला जो समय है उसमें की जाती है। तो मैंने अभी बताया अक्टूबर नवंबर में इनकी जो है बुआई की जाती है। कब? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और ये मार्च और अप्रैल में आपकी जो है काट ली जाती है। कब? मार्च अप्रैल में जो है ये काट ली जाती हैं, याद रखिएगा। इसमें गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों ये सब आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो तिलहन के उत्पादन में किसने वृद्धि की? बताइए जल्दी से। मैंने आपको बताया है ये सब चीज़ें, किसमें? इकोनॉमी में। तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से आपके जो है आपका कौन सा? पीली क्रांति। कौन सा? पीली क्रांति ने आपकी वृद्धि की, याद रखिएगा। भारत में पीली क्रांति के पिता जो हैं किनको कहा जाता है? तो पीली क्रांति के जो पिता हैं इनको सैम पित्रोदा को कहा जाता है। किसको? सैम पित्रोदा, याद रखिएगा, इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग।
1 मिनट आप दीजिएगा। अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है बताइए। तो खरीफ की फसलों की जो है मानसून के आगमन के साथ ही बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। तो इनके लिए गर्म और नम मौसम चाहिए पड़ता है। कैसा? गर्म और नम मौसम चाहिए पड़ता है। ठीक, गर्म और नम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं बताइए। कितनी ऋतुएं होती हैं भारत में? भारत में बुआई के आधार पर और फसलों के आधार पर अगर हम देखें तो फसलों को 3 प्रकार से आपका बांटा जाता है। ठीक, क्या होता है भारत में? भारत में आपका जो है बुआई के आधार पर फसलों को 3 भागों में आपका बांटा जाता है। ठीक, तो उसमें आपका क्या क्या होता है? रबी, खरीफ और जायद माना जाता है। तो फसल जो है आपकी कौन सी है? पहली है रबी की फसल। इसका बुआई का टाइम क्या है? अक्टूबर नवंबर के टाइम है, अभी मैंने बताया। और कटाई का टाइम क्या है? मार्च अप्रैल है। कब? मार्च अप्रैल के बीच में ये आपकी काट ली जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है आपका? इसमें आपका सरसों आता है। क्या आता है? सरसों आता है। और क्या आता है आपका? गेहूँ आता है। और मैंने आपको बताया था मटर, चना। ठीक है, चना, मटर। और क्या आता है आपका? आलू। ये सब आते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जो है वो है आपका कौन सा? खरीफ का। ठीक, खरीफ जो है इसका जो बुआई है वो आपका जून जुलाई में होता है। कब? जून जुलाई में होता है। और जो कटाई होती है इसकी वो अक्टूबर नवंबर में होती है। कब? अक्टूबर नवंबर में होती है। इसमें हमारा धान आता है, मक्का आता है। क्या? धान, मक्का, सोयाबीन और हमारा बाजरा। ठीक, लास्ट जो है वो है आपका क्या? जायद। क्या है? जायद। जायद में जो है हमारा याद रखिएगा कि जायद को जो बुवाई होती है वो हमारी मार्च में होती है। कब? मार्च में होती है। और कब इसका जो है कटाई होती है? तो जून में होती है। कब? जून में। जायद में हमारा क्या क्या आता है? तो खरबूजा हुआ। आप सभी को पता होगा कि ये खरबूजा जो है हमारा किस सीज़न में आता है, तो आप समझ सकते हैं। सबका फेवरेट भी होता है खरबूजा, तरबूजा। ठीक है, खरबूज, तरबूज, मूंग, ये सब हमारे क्या है? जायद। मूंग याद रखिएगा, ये दालों में ज़रूर है बट ये हमारा जो है जायद में होता है मूंग। ठीक, अगला हम देखते हैं। अगला हमसे क्वेश्चन है, 1 मिनट आप दीजिएगा। अभी आपको दिख रहा होगा। खेतों में मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? खेतों में मिलने वाली उपज के मामले में जो भारत है वो आपका 2nd नंबर पर है। किस पर है? 2nd नंबर पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। पहले पर चीन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपसे, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में जो स्थान है वो आपका पहला है। कौन सा है? पहला है, याद रखिएगा। गन्ना उत्पादन में जो शीर्ष आपके जो 3 अग्रणी राज्य हैं, पहले नंबर पर तो आपका यूपी है, दूसरे नंबर पर जो है आपका कौन है? महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर जो है आपका कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है, याद रखिएगा। ठीक, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये है, 1 मिनट दीजिएगा। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार जो आपकी प्रणाली सबसे ज़्यादा आपकी अच्छी है, श्रेयस्कर यानी कि जो सबसे अच्छी है, वो है आपकी ड्रिप सिंचाई। कौन सी है? ड्रिप सिंचाई मानी जाती है। ड्रिप इरीगेशन जिसे आप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप इरीगेशन कहते हैं, याद रखिएगा। इरीगेशन क्या होता है? सिंचाई होता है। ड्रिप इरीगेशन में आपको समझाती हूँ, आपको याद आएगा। इरीगेशन, IRRIGATION, ड्रिप इरीगेशन। ये आपका सिंचाई का एक ऐसा इरीगेशन का एक ऐसी विधि है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। इस विधि में होता क्या है कि जो पानी है पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकता है। आप देखना कुछ इस तरीके से लगा होता है, ऐसे बूंद बूंद टपकता रहता है। ठीक है, जो यहाँ पर ऐसे जैसे आपकी ये है खेत है, तो यहाँ पर फिर अगली थोड़ी सी दूरी पर और लगा रहता है ना, तो वहाँ पर ऐसे बूंद बूंद के रूप में टपकता रहता है पानी। ये हालांकि थोड़ा सा महंगा होता है बट ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। ठीक, इसीलिए से टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई, क्योंकि ड्रिप इरीगेशन में यही होता है, छोटी छोटी सी बूंदें टपकती रहती हैं आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल खेती क्षेत्र से आपका तात्पर्य है। कुल खेती क्षेत्र से आपका तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र,
प्लस आपका वह क्षेत्र जिसमें एक बार में आपकी जो है अधिक फसलें अधिक खेती की गई हो। तो आपका कौन सा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सी एक रूट क्रॉप नहीं है, कौन सी एक आपकी रूट क्रॉप नहीं है, बताइए इनमें से। रूट क्रॉप यानी कि जड़ वाली क्रॉप, जड़ वाली क्रॉप कौन सी नहीं है, आप तुरंत बता देंगे कौन सी नहीं है इनमें से, जल्दी जल्दी बताइए। ईख नहीं होता, आलू होता है, शकरकंद होता है, चुकरकंद, ये सब हमारे रूट क्रॉप हैं, जड़ में होते हैं, है ना। जबकि ईख नहीं होता। ईख आप समझते हैं ना, ईख बताइए, ईख का मतलब क्या है। ईख यानी कि गन्ना। तो ये हमारा आलू और गन्ना क्या है, ये हमारी रूट क्रॉप नहीं है ना, याद रखिएगा। ये तना है दोनों ही, गन्ना भी हमारा तना है, गन्ना क्या है, तना है, ठीक, आलू भी। अगला है फसल कटाई परीक्षण के लिए जो है किस लिए किए जाते हैं फसल कटाई परीक्षण, बताइए आप लोग। ठीक, तो इनमें तीन ही ऑप्शन है। जो फसल कटाई परीक्षण है वो बेसिकली उपज का अनुमान लगाने के लिए होता है। किसके लिए, उपज का अनुमान। अगला क्वेश्चन देखिए, जरूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें रटें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर परीक्षा में जिनका आप जो है सही आंसर अपने माइंड से, अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उनसे सही करते हैं। कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन है आपसे सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो भारत में जो सिल्वर रेवोल्यूशन है इसका संबंध अंडा और चिकन से है। किससे है, अंडा और चिकन से है ना। तो याद रखिएगा, अंडा और चिकन का उत्पादन। अब यहाँ पर कुछ जो आपकी क्रांतियाँ हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि मैं बताई हुई हूँ। जैसे आपकी श्वेत क्रांति जो है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति जो है इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, दुग्ध उत्पादन, याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति याद करिए थोड़ा सा। जो नीली क्रांति है मैंने बताया था इसका संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से। किससे, मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति मैंने बताई थी उर्वरक उत्पादन से है। किससे है, उर्वरक उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति जो है इसका संबंध आपका झींगा उत्पादन से। किससे है, झींगा उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो टमाटर या मांस उत्पादन से। किससे है, टमाटर या फिर आपकी कौन सी, मांस उत्पादन, याद रखिएगा, टमाटर या मांस उत्पादन। ठीक, आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन हालांकि मैं करवा चुकी हूँ बट ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत की सबसे लंबी जो सीमा साझा की जाती है वो आपका बांग्लादेश के साथ की जाती है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। उसके बाद किससे होती है, सेकंड नंबर पर चीन से होती है। फिर थर्ड नंबर पर किससे होती है, पाकिस्तान से होती है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर किससे, नेपाल से। फिर आपका म्यांमार से, उसके बाद आपका भूटान से, और उसके बाद आपका अफगानिस्तान से। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, भारत अपनी सबसे जो लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश से करता है, सबसे छोटी जो करता है वो अफगानिस्तान से करता है, सबसे छोटी। यही आपको समझना है। सबसे ज़्यादा सीमा जो सबसे लंबी सीमा साझा की जाती है लगभग 4096 किलोमीटर की, ये आपकी की जाती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अफगानिस्तान के साथ आपका 106 किलोमीटर की जो है सीमा साझा की जाती है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, बताइए कितने भारतीय राज्य ऐसे हैं। तो 5 भारतीय राज्य हमारे ऐसे हैं जो हमारी नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो है आपका उत्तराखंड, पहला क्या है आपका, उत्तराखंड है। दूसरा आपका यूपी है। तीसरा आपका बिहार है, क्या है, बिहार है। चौथा है आपका पश्चिम बंगाल, जिसको बहुत लोग भूल जाते हैं, पश्चिम बंगाल भी आपका सीमा साझा करता है। और आपका पांचवा है क्या, सिक्किम, क्या है आपका, सिक्किम, याद रखिएगा, सिक्किम। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमसे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारतीय प्रायद्वीप डैश तक फैला हुआ है, बताइए कहाँ तक फैला हुआ है। तो जो भारतीय प्रायद्वीप है इसका विस्तार कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका विस्तार कहाँ तक है, हिंद महासागर तक है। ठीक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपसे पूछा जा रहा है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपसे पूछा जा रहा है कि किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये जो आपकी रेखा है कुल आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितनी? 8 राज्यों से। ये 8 राज्य आपको मुँह जुबानी याद होना चाहिए। पहला है आपका गुजरात, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा है आपका झारखंड, छठवा है आपका पश्चिम बंगाल, सातवां है आपका क्या? त्रिपुरा, और आठवां और लास्ट है आपका कौन सा? मिज़ोरम, ठीक है, त्रिपुरा मिज़ोरम। याद रखेंगे ये 8 राज्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती ये आपको बताना था, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, और किन राज्यों से होकर गुजरती है, सॉरी ये बताना है। गुजरात से तो होकर जाती है आपकी, झारखंड से भी जाती है, मिज़ोरम से भी जाती है, असम से नहीं आपकी गुजरती, है ना। तो असम से नहीं गुजर रही, यानी कि 1, 2 और 4 आपका सही है। यहाँ पर मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो हिमाचल प्रदेश का आपका एक जिला है, कौन सा? किन्नौर। ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का एक जिला है किन्नौर। ये आपका जो है पूर्व तिब्बत से घिरा हुआ है। ये जास्कर हिमालय और धौलाधार जो आपकी पर्वतमाला है उनसे घिरा हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपसे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? बताइए किसके साथ नहीं लगती है। तो अभी आपने पढ़ा पाकिस्तान के साथ तो लगती है, बांग्लादेश से लगती है, भूटान से लगती है, श्रीलंका से नहीं लगती। श्रीलंका से हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो नहीं लगती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की जो सीमा है वो 7 देशों से लगती है, 7 कंट्री से लगती है। मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली आपकी जो यहाँ पर जल राशि है वो क्या है? जल राशि बताना है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो आपकी जल राशि है वो है पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि है, याद रखेंगे आप लोग, पाक जल संधि। पाक जल डमरू द्वारा आपका जो है भारतीय भूभाग पृथक होता है आपका किससे? आपके श्रीलंका से। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, याद रखिएगा। किसको? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। और किन 2 भूभागों को अलग करता है? वो है हमारा भारत और श्रीलंका। और किन 2 जल की राशियों को जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीपों को आपका 10 डिग्री चैनल से आपका जो है यहाँ पर अलग किया गया है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में, ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप का सर्वोच्च जो आपका शिखर है, मैंने आपको बताया था, सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक। अब यहाँ पर 8 डिग्री चैनल भी दिख रहा है आपको। तो 8 डिग्री चैनल किन के बीच में है? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में हमारा 8 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा, 8 डिग्री चैनल, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। 9 डिग्री चैनल किन के बीच में है आपका? 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को शेष द्वीपों से अलग करता है, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर या दक्षिण बिंदु का है वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कोल मत कर दीजिएगा, इंदिरा पॉइंट है। ये जो है आपके ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा कुछ मैं बताती हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी टर्म्स पर ध्यान देना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा।
ध्यान से सुनेंगे कि नहीं पहले कमेंट करके बताइए, ठीक। शुरू तब बताती हूँ मैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी अगर आपसे पूछा जाए, उत्तरी की केस में आपका आंसर होगा आपका इंदिरा कोल। इसी ने मैंने कहा था आप टर्म्स पर ध्यान देना, इंदिरा कोल इंदिरा पॉइंट में कन्फ्यूज मत हो जाना। इंदिरा कोल कहाँ पर है ये सियाचिन जम्मू कश्मीर में है, ठीक। सियाचिन जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। अगर आपसे दक्षिण बिंदु कहा जाए तो मुख्य भूमि पर, अगर आपसे दक्षिण बिंदु पूछा जाता है कहाँ पर, मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु, अगर इस तरीके से कहा जाए कि मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है आपका कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी, जो कि आपकी तमिलनाडु में है, ठीक। पश्चिम अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम बिंदु कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है, तो पश्चिमी छोर याद रखिएगा आप लोग, गौरा मोता, गौरा मोता या गौरा माता, ठीक है। गुहार माता भी इसको बोला जाता है, गुहार मोती भी बोला जाता है, ठीक। गुजरात में है ये, कहाँ पर है? गुजरात में। ये जरूर याद रखिएगा कौन कहाँ पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पूर्वी छोर कौन सा है, तब आप याद रखिएगा किबिथू। क्या है? किबिथू है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब ये तो कहानी आप सभी को याद है, मैंने बताई थी। अगर आपसे भारत का सिर्फ इतना बोला जाए दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तब आप इंदिरा पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। जब तक ये ना पूछा जाए कि मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु, तब तक आपको जो है कन्याकुमारी जवाब देना है। और अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण बिंदु, तब आप इंदिरा पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है, आपको बता चुकी हूँ। ग्रेट निकोबार में आपका बेसिकली है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में आपका है, ग्रेट निकोबार, ठीक। ग्रेट निकोबार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि टर्म्स पर आप ध्यान दीजिएगा, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारे सामने, जो कि है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर आपका जो है कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पर है? तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है ये आपका कहाँ पर स्थित है, बताइए आप सभी लोग। आपको ये चीज़ समझना होगा, जैसे आपका भारत जो है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये आपका कन्याकुमारी है। ध्यान से समझिएगा, कन्याकुमारी आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कन्याकुमारी ये रहा आपका, तमिलनाडु में है ये, ठीक। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ठीक। ये आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा कहाँ से? ऊपर से होकर, बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती, कन्याकुमारी के ऊपर है। लेकिन ये कह रहे हैं कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा ये है, इसका उत्तर तो ये ऊपर होगा ना, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, बताइए भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, कहाँ पर है? चूँकि आपकी जो भूमध्य रेखा है, जिसे आप 0 डिग्री कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर आपकी हमारे भारत से तो होकर गुजरती नहीं है, ये नीचे से होकर गुजरती है 0 डिग्री इक्वेटर, भारत से होकर तो नहीं गुजरती। ये आपकी इक्वेटर है 0 डिग्री, जिसे आप कहते हैं, आपका जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। तो आपसे कह रहे हैं भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो ये भूमध्य रेखा है, इसका दक्षिण तो नीचे होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है। मकर रेखा के दक्षिण में कह रहे हैं अब आपसे, तो मकर रेखा तो आपकी और भी नीचे है, तब तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मकर रेखा का उत्तर चलेगा, दक्षिण में तो है ही नहीं है, दक्षिण तो यहाँ पर नीचे होगा। अब कह रहे हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये देखिए भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का उत्तर ये होगा, दक्षिण नीचे होगा, और ये आपका पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। तो देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में है कन्याकुमारी, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। ये चीज़ आप समझते हैं ना। कोई चीज़ अगर इधर ऊपर है, जैसे आपको यहाँ पर कोई स्थिति दी गई है, कहा जा रहा है इस स्थिति से उत्तर में तो उत्तर ही होगा, इस स्थिति से आपका जो इस पॉइंट से दक्षिण में तो दक्षिण ही होगा, पूरब में तो ये होगा, पश्चिम में तो ये होगा। सिंपल सा है ये, ठीक। अगला देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत जो है घेरा हुआ है या घिरा है? गिरा नहीं होगा, ये घिरा है, ठीक। हमारा भारत गिरा हुआ तो था भी नहीं, और ना है ना ही होगा। हमारा भारत सबसे महान है। तो भारत ने पृथ्वी के धरातल का लगभग आपका कितना प्रतिशत? 2.4% जो है आपका घेरा हुआ है। कितना? 2.4% आपका घेरा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। पूरे पृथ्वी के धरातल का 2.4% घेरा हुआ है, पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल आपका कम है। अगला देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपसे कि भारत ने किस राज्य में कर्क रेखा के समीप कोई शहर है? भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के समीप कौन सा आपका जो है शहर है?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो है समीपस्थ है, तो वो है आपका त्रिपुरा। क्या है इनमें से? त्रिपुरा। कर्क रेखा से आपके 8 राज्य होकर गुजरते हैं। भारत में कर्क रेखा के अति समीप जो शहर है वो त्रिपुरा का क्या है? त्रिपुरा का उदयपुर है। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि त्रिपुरा में कहाँ से ये हमारा उदयपुर आ रहा है। वही उदयपुर यहाँ पर एक सिटी है, याद रखिएगा। कहाँ पर? त्रिपुरा में, याद रखना है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान कौन सा है? 7वां है। मैंने आपको बताया था कौन सा है, 7वां है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जो देश हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला है आपका रूस। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का है, देश के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, कॉन्टिनेंट नहीं चल रहा है यहाँ पर, देश की बात करें, कंट्री की बात करें। सेकंड नंबर पर आपका जो है, मतलब सबसे ज़्यादा रूस के पास है। फिर आपका उससे कम किसका है? कनाडा का है। फिर आपका किसका है? यूएसए का है। फिर आपका किसका है? चीन का है। अब यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ होता है, मैं बता चुकी हूँ कि देखिए भाई यही आपका सही है। अगर आप याद कर पाएँ तो अच्छी बात है, गलत करना हो तो आप उल्टा सीधा भी याद रख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, पिछली बार बहुत लोगों को आपत्ति हो गई थी इस चीज़ पर, याद रखिएगा। 5th नंबर पर आपका ब्राज़ील है। 6th नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और आपका 7 नंबर पर कौन सा है? 7 नंबर पर हमारा प्यारा भारत का क्षेत्रफल आता है। ठीक, तो आपका 7वां करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ये पिछली बार की पैट परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पैट की परीक्षा में, बिल्कुल सिंपल से। बस आपको क्या करना है, जो मैंने पढ़ाया है उसको आपको रिवीजन करके जाना है, और जो आपने पढ़ा है अपने आप से भी उसको रिवीजन ज़रूर करके जाइएगा आप लोग, बस यही बहुत है आपके लिए। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो आपका गोवा है। और अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो जनसंख्या के आधार पर जो सबसे छोटा आपका राज्य है वो है आपका कौन सा? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत में जो देखा जाए, अगर अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समेत भारत की तट रेखा की लंबाई, तो वो आपकी 7500 किलोमीटर है। कितनी? 7500 किलोमीटर है। ठीक, भारत की तट रेखा की कुल जो लंबाई मानी जाती है, कुल लंबाई, वो आपकी एग्जैक्ट जो है वो है आपकी 7516.6 किलोमीटर। भारत के कुल कितने राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं? तो मैंने आपको बताया हुआ है, सब सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बस आपको रिवीजन करना है। भारत की तट रेखा पर स्थित जो आपके राज्य हैं वो आपके हैं 9 राज्य। संख्या कितनी है? 9 है। आपको पता होगा कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी से आप रिवीजन कर लीजिए बस खाली। डैश दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाले भारत चीन सीमा पर है। कौन सा दर्रा है? भारत चीन सीमा पर आपका नाथुला दर्रा है, याद रखिएगा। कौन सा है? नाथुला दर्रा है। कहाँ पर है ये? सिक्किम में है, मैंने आपको बताया था। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपसे, भारत की समुद्री जो आपकी सीमा है वो तटीय किनारों से डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो यहाँ पर याद रखिएगा UNCLOS। अब ये क्या है? ये हैं आपके यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इनके अनुसार जो है भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की होती है, वो तीनों ही आपको समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक, इनके आधार पर भारत की समुद्री सीमा जो है 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की है। कौन से वो 3 प्रकार हैं? ध्यान से समझिएगा। ठीक, पहला जो आपका प्रकार बताया गया है इसमें, वो आपका बताया गया है टेरिटोरियल सी। क्या बताया गया है? टेरिटोरियल सी। अब ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक। हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए आपको। प्रादेशिक समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। ठीक, दूसरा जो आपका बताया गया है इसमें, वो आपका क्या बताया गया है?
दूसरा बताया गया है इसमें आपका कॉन्टिज्यूअस जोन। ठीक है, कौन सा बताया है? कॉन्टिज्यूअस जोन, CONTIGUOUS, कॉन्टिज्यूअस जोन। ये जो आपका कॉन्टिग्यूअस जोन बताया गया है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ इंग्लिश में याद रखिएगा, अविच्छिन्न, ये चा लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट में फिर से लिख दे रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अविच्छिन्न मंडल या अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। ठीक, ये कौन सा है? हमारा दूसरा है। तीसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, कौन सा? तीसरा याद रखना है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव, EXCLUSIVE, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ECONOMIC, इकोनॉमिक जोन, ZONE, जोन यानी क्षेत्र। इसे कहते हैं अनन्य, क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अब ये देखिए, पढ़ तो लिए हैं, ये 3 हैं आपके, लेकिन ये हैं क्या, है ना? ये समझना है आपको ध्यान से। अब यहाँ पर एक का जिक्र हुआ है तो तीनों जानना बहुत ज़रूरी है भाई। हो सकता है आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, क्योंकि ये आपका मंडी परिषद 2018 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ना। UPSSC जो परीक्षा कराती है उसमें आया हुआ है ये। ठीक, तो आपका जो है ध्यान से समझिएगा, ये जो आपकी टेरिटोरियल सी बताया गया है, आपकी प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसको आधार रेखा से आपका जो है समुद्र से, आधार रेखा से समुद्र से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा बताई गई। कितनी? 12 समुद्री मील। ठीक है, 12 समुद्री मील तक आपकी बताई गई है। अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र, ये जो है आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक बताई गई। कहाँ तक? 24 समुद्री मील तक बताई गई है। कहाँ से? आधार रेखा से बताई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस क्षेत्र में भारत को जो है सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। तो सीमा शुल्क वसूली किस क्षेत्र में प्राप्त हैं? वो है आपकी अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। मतलब सीमा शुल्क कहाँ तक वसूल सकता है? 24 समुद्री मील तक। ठीक है, समुद्री मील तक आपका जो है सीमा शुल्क वसूल सकता है, सीमा शुल्क वसूली। और क्या कर सकता है? वित्तीय अधिकार कर सकता है, वित्तीय अधिकार, मतलब इस पर भारत का अधिकार होगा। ठीक है, अगला है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो भारत की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। कितने तक है? 200 समुद्री मील तक आपका होता है। और इस क्षेत्र में भारत अपने जो है वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। अब यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को समझना। अगर भारत चाहे कि इस क्षेत्र के बाहर अपना जो है वैज्ञानिक अनुसंधान कर ले तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत जो है कितने समुद्री मील तक अनुसंधान कर सकता है? तो वो है आपका 200 समुद्री मील तक अनुसंधान कर सकता है भारत। इसके बाहर नहीं कर सकता है। इसके बाहर किसी और देश की सीमा लग जाएगी, है ना, उसका भी तो अधिकार होगा जैसे आपके भारत का है। ये तीनों समझना था आपको। ठीक, तो यहाँ पर आपका पूछा जो गया है वो समुद्री सीमा आपसे पूछी गई है कि तटीय किनारों से कितनी दूरी तक फैली हुई है। तो आपका पहला जो आंसर होगा समुद्री सीमा, बताइए कितने तक? 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील। आया समझ में? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अभी मैं 1 मिनट का आपको रेस्ट देती हूँ, 1 मिनट का, चलिए 1 मिनट का देती हूँ। समझिए और बताइए सब लोग। तब तक पानी पी लीजिए आप लोग। एक मिनट आप लोगों की समाप्ति की ओर है, जल्दी जल्दी आंसर करिए, आया समझ में कि नहीं। अब आपके सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। 9 सेकंड, 8 सेकंड, चलिए। पानी पिया सब लोगों ने? शुरुआत करें अब। आ गया सबको समझ में? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? बताइए। यूपी के निवासियों आंसर करिए जल्दी से। जो आपकी जनगणना हुई थी 2011 में, इसमें बताया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में 5वां स्थान रखता है। कौन सा? 5वां। ठीक,
अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पांचवा क्यों बोल रही हैं, चौथा स्थान है। तो आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। जिन्होंने चौथा आंसर किया होगा उन बच्चों की जो वो कहेंगे तैयारी वो बहुत अच्छी है, क्योंकि पांचवा स्थान आपका पहले था। 2011 की जनगणना, मैंने क्यों बोला 2011 की जनगणना यहाँ क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार तो पांचवा स्थान था। लेकिन वर्ष 2014 में आप सभी को याद होगा कि वर्ष 2014 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। इसके पश्चात आपके भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चौथा हो गया था। कौन सा? चौथा हो गया था। अब आप समझना इस चीज़ को, हालांकि आधा तो आप समझ ही गए होंगे। तो जो पहला स्थान है वो किसका है? पहला स्थान है आपके राजस्थान का, ठीक है। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। तीसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। किसका? महाराष्ट्र का। और चौथा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर आपसे जो है पूर्वोत्तर राज्यों में पूछा जाए तो वो है आपका असम। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रही हूँ मैं। किसकी? पूर्वोत्तर राज्यों की। अब थोड़ा सा पूर्वोत्तर का भी खेल समझ लीजिए, पूर्वोत्तर राज्य, क्योंकि यहाँ पर बात हो गई है तो आप एक बार समझ लीजिए, पूछा जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है, सबसे बड़ा जो है वो है आपका असम। क्या है आपका? असम। पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, ये तो देखिए सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए क्षेत्रफल में तो वो है आपका सिक्किम। कौन है? सिक्किम है, सबसे छोटा है ये। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर में आपका जो है वो आपके जो हैं मैं कहूँगी राज्य आते हैं जिनकी संस्कृति, जिनका पहनावा, जिनका रहन सहन एक जैसा है, उन्हें हम सेवन सिस्टर कहते हैं। इन सेवन सिस्टर में आपका असम आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक। और क्या आता है? मेघालय आता है। सेवन सिस्टर में ये आते हैं, लेकिन सिक्किम आपका सेवन सिस्टर में नहीं आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ को समझिए कि सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता है भैया। क्यों नहीं आता? क्योंकि सिक्किम का संस्कृति, सिक्किम का रहन सहन, सिक्किम का पहनावा डिफरेंट है इन सेवन से। इस वजह से सिक्किम को हम कभी भी सेवन सिस्टर में शामिल नहीं करते। हालांकि ये पूर्वोत्तर राज्य में आता है आपका। पूर्वोत्तर राज्य देखा जाए, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, तो 8 राज्य आते हैं हमारे। कितने? 8 आपके राज्य आते हैं, 8 स्टेट आती हैं, ठीक है। 8 स्टेट में सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। लेकिन सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता, पूर्वोत्तर में तो आता है। अब मैं समझती हूँ ऐसा कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि आपका जो यूपी का स्थान वो चौथा है, ठीक। इसीलिए इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, क्योंकि ये सब कुछ महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो भारत में जो सबसे लंबा समुद्री किनारा देखा जाए तो वो आपका किसका है? वो है आपका गुजरात का। किसका है? गुजरात का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि गुजरात का जो है सबसे लंबा समुद्री किनारा है। सबसे छोटा, सर्वाधिक छोटी तटरेखा किसकी है? सर्वाधिक छोटी तटरेखा, सर्वाधिक छोटी जो तटरेखा है वो आपकी गोवा की है। किसकी है? गोवा की है, ठीक है। कितनी है? लगभग आपकी 118 किलोमीटर। आपको ये याद नहीं रखना कितने किलोमीटर, खाली बस समझिए कि सबसे छोटी जो तटरेखा है गोवा की है, सबसे लंबी तटरेखा हमारी गुजरात की 1214.70 किलोमीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है बताइए। तो जो पूसा रसराज है ये खबरूजा की, किसकी? कबरूजा की। आप लोग इसको सही करिएगा, खरबूजा है, ठीक है। खरबूजा, हम लोग इसको खबरूजा बोलते हैं। खरबूजा जो है इसकी जो है उन्नत किस्म है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, सबका फेवरेट होता है कबरूजा, तबरूजा। अगला देखिए, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है आपका यूपी। कौन है? यूपी है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और आम में सबसे अग्रणी तो हमारा कौन है? यूपी है। सेकंड नंबर पर वो जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश। थर्ड नंबर पर आपका कर्नाटक है। फोर्थ नंबर पर आपका बिहार है। और फिफ्थ नंबर पर आपका तेलंगाना है। याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? तो यूपी में जो गेहूं की फसल होती है उसकी जो हेर फेर की जाती है
वो धान से की जाती है। किससे? धान से की जाती है। हेर फेर का मतलब क्या है? रोटेशन की बात कर रहे हैं। किसकी? रोटेशन की बात कर रहे हैं, कुछ और मत समझ लीजिए हेर फेर। ठीक है, तो ये जो हेर फेर किया जाता है वो धान से किया जाता है। किससे? धान से। यूपी में गेहूं की फसल मैंने आपको बताया है अभी कि ये जो हमारे रबी के अंतर्गत आती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, और ये रबी की फसल आपकी होती है। किसकी? रबी की फसल होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपसे है जावो ग्रामीण खेती का जो है तरीका कहाँ विद्यमान है। तो जावो ग्रामीण जो खेती है, जावो ZAVO, ये बेसिकली नागालैंड की खेती की प्रणाली है। कहाँ की? नागालैंड की है। और इसका मूल नाम जो है नागालैंड का जो है कुकुरमा, और कुकुरमा गांव है उसके नाम पर पड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। जावो का अर्थ होता है पानी का प्रबंधन। क्या होता है जावो का अर्थ? पानी का प्रबंधन। ठीक, याद रखिएगा, पानी का प्रबंधन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी से है, 1 मिनट आप दीजिएगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? कौन सी आपकी जो है एक रोपण फसल नहीं है, बताइए। तो रबर जो है आपका, रबर ये आपकी रोपण फसल नहीं है ना। याद रखिएगा, कोको, सुपारी और चाय, ये रोपण फसल के उदाहरण किसके हैं? रोपण। ठीक है, जबकि रबर रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक, जो रबर है, ध्यान से सुनिएगा, जो रबर है, ये जो रबर है, रबर आपका जो वृक्ष है ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में होते हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में। सदाबहार यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं आपके भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में होते हैं, जिसके दूध से जो है आपका जो दूध है उसके लेटेक्स से रबड़ बनाते हैं। किससे? जो वृक्ष होता है उसका दूध का जो लेटेक्स है, दूध लेटेक्स से क्या बनाते हैं? रबर बनाई जाती है। याद रखिएगा, रबर पेड़ पर नहीं उगती, लेटेक्स से रबर बनाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो रबर का उत्पादन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन, सर्वाधिक। 1 मिनट दीजिए, पेन थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, 1 मिनट बस। सर्वाधिक रबर उत्पादक, सर्वाधिक रबर उत्पादन या उत्पादक राज्य, सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य में लिख देती हूँ, उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो रबर उत्पादित की जाती है किसके द्वारा? ये है आपका केरल। कौन है? केरल है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक जो राज्य है वो आपका है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, कौन है? कर्नाटक। सेकंड नंबर पर कौन है आपका? सेकंड नंबर पर आपका केरल है। कौन है? केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है, बागान द्वारा बेवरेज क्रॉप जो है फसल निम्न में से कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बेवरेज आपका जो है कंज्यूम किया जाता है वो आप सभी को पता होगा क्या है, कौन सा है? बताइए जल्दी जल्दी से। तो वो है हमारा चाय। क्या? कौन है? चाय है, याद रखिएगा आप लोग। और बागान द्वारा जो महत्वपूर्ण पेय जिसे आप कहते हैं बेवरेज क्रॉप फसल में चाय और कॉफ़ी आता है। चाय की खेती सामान्यतः जो है 25 से आपका जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच होती है, और आपकी जो वार्षिक वर्षा है 150 से आपका 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चाय के लिए, कंडीशन टेम्परेचर की बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी? लैटेराइट जो मिट्टी है वो आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है, लैटेराइट मिट्टी चाय के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया? तो भारत में जो काजू है ना, इसका जो प्रथम परिचय है ना वो किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने करवाया था। किसने? पुर्तगालियों ने करवाया था, याद रखिएगा। याद। अगला क्वेश्चन है आपसे, ललित किसकी एक उन्नत फसल है? तो ललित जो है वो आपकी अमरूद की है। किसकी है? अमरूद की एक उत्तम फसल है। ठीक, याद रखिएगा। और इसकी अन्य फसलें अगर आप जानना चाहते हैं तो इलाहाबादी सफ़ेदा, सफ़ेदा एक आपका आम की भी होती है, और इलाहाबादी सफ़ेदा अगर कहा जाए तो ये अमरूद की है। ठीक है, सरदार, सरदार और इलाहाबादी सुरखा। आप सभी को पता होगा कि अमरूद नगरी के नाम से इलाहाबाद को जाना जाता है, वर्तमान में इसको प्रयागराज कहते हैं। ठीक, तो प्रयागराज को वर्तमान में हम क्या कहते हैं? अमरूद नगरी कहते हैं, इसीलिए इलाहाबादी सफ़ेदा, इलाहाबादी सुरखा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। श्वेता, ये हमारे अमरूद की किस्म है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आम की हिमसागर किस्म किस राज्य में है? तो आम की जो हिमसागर किस्म है ये आपकी बेसिकली पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। किससे? पश्चिम बंगाल से। अगला देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश चौसा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चौसा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। याद रखेंगे आप लोग। केसर जो आपकी ये दी गई है, केसर आम की किस्म जो है गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पर? गुजरात में पाई जाती है। और एक और किस्म है आपकी मुलगोबा। कौन सी है? मुलगोबा। मुलगोबा ये आम की प्रजाति तमिलनाडु में और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में उगाई जाती है। बादामी की अगर बात करें तो ये आपकी कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ पर? कर्नाटक में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इंडियन ऑयल की जो तेल रिफाइनरी है ये मथुरा में स्थित है, यूपी में। कहाँ पर? मथुरा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपसे कि वर्ष डैश में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा के पहली जूट मिल में स्थापित की गई। तो याद बताइए यहाँ पर रिसड़ा में जो पहली जूट मिल है ये आपकी कब स्थापित की गई? 1855 में आपकी कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित रिसड़ा में पहली जूट मिल आपकी स्थापित की गई। ठीक, 1855। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या कहलाता है आपका? कोयम्बटूर। क्या कहलाता है? कोयम्बटूर। नीलगिरी की तराई में स्थित है ये आपका कोयम्बटूर। तमिलनाडु राज्य में आपका कोयम्बटूर स्थित है। ठीक, वर्तमान में ये आपका औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसे कपास उद्योग यानी कि वस्त्र उद्योग के कारण, किसके कारण? वस्त्र उद्योग के कारण इसको जो है बेसिकली दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे है कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। किसको? जमशेदपुर को। झारखंड में स्थित है ये। कहाँ पर है? झारखंड में। इसे हम स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा आपका जो नदी है इस पर आपका स्थित है। दो नदियों के संगम पर स्थित है बेसिकली। एक है आपकी स्वर्ण रेखा और दूसरा आपकी कौन सी है? खरकई नदी। खरकई नदी। इन दो नदियों के संगम पर स्थित है आपका, इन दो नदियों के संगम पर स्थित है आपका जमशेदपुर। ठीक, और इसे टाटा स्टील कारखाना स्थित है यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपसे कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गईं? तो मथुरा में, डिगबोई में और पानीपत में जो परिष्करण शालाएं हैं ये आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करण शालाएं खोली गई हैं ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा खोली गई। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्थान है जो आपकी स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? बताइए आप लोग। तो देखिए जमशेदपुर झारखंड जो है आपकी स्टील निर्माण से संबंधित है। ठीक है, और आपका बर्नपुर जो है आपका पश्चिम बंगाल में ये भी स्टील निर्माण से संबंधित है। दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में ये भी संबंधित है। लेकिन झरिया झारखंड जो है ये आपका स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। झारखंड में जो झरिया है मैंने आपको बताया है कोयला जब मैंने पढ़ाया था कि इसका जो संबंध है बेसिकली किससे? कोयला से है ना। कोयला की खदान है यहाँ पर झरिया में, यहाँ से कोयला का खनन होता है, याद रखेंगे। जबकि जमशेदपुर में टाटा कंपनी द्वारा आपका जो है स्टील निर्माण केंद्र है। बर्नपुर, दुर्गापुर यहाँ पर भी है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। आप सुमेलित करिए। यहाँ पर जो है आपके तेल शोधक कारखाना यहाँ पर दिए गए हैं। क्या? तेल मतलब जो रिफाइनरीज हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तेल शोधक कारखाना। ठीक, ऑयल रिफाइनरीज यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ पर आपका जो है राज्य है सूची 2 में। तो आप यहाँ पर जो है तेल रिफाइनरीज को मैच करिए किससे? राज्य से। ठीक, तो तातीपाका जो है ये आपका कहाँ पर है? तातीपाका। याद करिए थोड़ा सा, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो तातीपाका ये मैंने पढ़ाई नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तातीपाका आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। कोयली कहाँ पर है? कोयली आपका जो है गुजरात में है। ठीक है, और नागपट्टिनम ये कहाँ पर है? नागपट्टिनम।
नागपट्टिनम जो है आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में है, और नुमालीगढ़ असम में है। कहाँ पर है, असम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके तेल शोधक कारखाने हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार याद रखिएगा। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। इनमें से कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक, कौन है, महाराष्ट्र है। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर, ये सब आपके वस्त्र निर्माण के मुख्य केंद्र हैं। कौन कौन है, अहमदाबाद है, कानपुर, अहमदाबाद, कानपुर। अभी कोयम्बटूर के बारे में तो जिक्र भी हुआ था, कोयम्बटूर मैंने बताया था, कोयम्बटूर। ये सब हमारे ऐसे जो हैं, हमारी जो है सिटी हैं। मुंबई भी एक आपका है, मुंबई। ठीक, तो ये चार जो हैं आपके वस्त्र से संबंधित हैं। किससे, वस्त्र केंद्र आपके माने जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्य आपका कार्यालय है वो आपका कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक, याद रखेंगे, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। टी बोर्ड का जो गठन है आपका, टी बोर्ड का गठन आपका 1 अप्रैल 1954 में हुआ था। चाय अधिनियम जो है आपका 1953 के तहत आपका इसका गठन किया गया था। ठीक है, चाय आपका जो अधिनियम है, चाय अधिनियम 1953 के तहत 1 अप्रैल 1954 को जो है आपका टी बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो मसाला बाजार है वो आपका खारी बावरी आपका नई दिल्ली को माना जाता है। किसको, खारी बावरी नई दिल्ली को माना जाता है। मसालों के संदर्भ में आपका जो है भारत सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और द्वितीय स्थान पर आपका इथियोपिया है। कौन है, इथियोपिया है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग। आगे क्वेश्चन आपसे ये है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो सब्जियां, फूल और फल उगाने के लिए हम लोग जो है हॉर्टिकल्चर का यूज़ करते हैं। किसका, हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर। वर्मी कल्चर जो है आपका, इसमें जो है बेसिकली आपका केंचुआ पालन से संबंधित है। पिसी कल्चर जो है आपके मछली उत्पादन, किससे, मछली। वर्मी कल्चर केंचुआ, ठीक है, केंचुआ पालन से संबंधित है, केंचुओं के पालन से, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है। चेंचू जो कबीला है, चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार और जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर रहते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपका जो चेंचू कबीला है, जो इसके अधिकतम जो लोग हैं जो शिकार के लिए जंगली उत्पादों पर बिक्री पर निर्भर होते हैं, ये बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के आपके नल्ला मलाई पहाड़ी में पाई जाती है। किसमें, चेंचू जो कबीला है ये आपका नल्ला मलाई पहाड़ी पर। ठीक है, नल्ला मलाई पहाड़ी, इस पहाड़ी पर ये आपकी पाई जाती है। इनका जो जीवन है वो मुख्यतः आपका शिकार और जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में नहीं पाई जाती। कौन सी नहीं पाई जाती, ये पूछ रहे हैं। तो टोड़ा, कोटा और आपका कुरुम्बा। टोड़ा, कोटा और कुरुम्बा ये तो आपके नीलगिरी में पहाड़ी में पाई जाती हैं। लेकिन मूग जो जनजाति है ये आपकी यहाँ पर नहीं होती। मूग जो जनजाति है वो याद रखिएगा त्रिपुरा की है। कहाँ की है, त्रिपुरा की जनजाति है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है। तो बस्तर एक आदिवासी जिला है जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। किसकी, एग मार्क, AGMARK। ठीक, तो कृषि की गुणवत्ता और शुद्धता के प्रतीक के रूप में, किसकी, गुणवत्ता और शुद्धता। ठीक है, तो कृषि की गुणवत्ता और शुद्धता के रूप में एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। और ये जो चिन्ह है वो आपका कुछ उत्पाद हैं इन पर लगाया जाता है, इनकी शुद्धता के लिए लगाया जाता है। जैसे गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, दलहन, मसालों पर, मक्खन पर, घी पर, तेल पर, अन्नों पर, इन सब पर लगाया जाता है। लेकिन किसको ज़रूरत है, तो वो है आपका दलहन। ठीक है, दलहन को ज़रूरत है।
अगला देखिए आप लोग, एक आपातानी जनजाति के बारे में क्वेश्चन है कि आपातानी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य की मूल निवासी है। कौन सी? आपातानी, ठीक है, APATANI, आपातानी जनजाति। ये अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की है आपातानी जनजाति, याद रखिएगा। और नागालैंड की एक जनजाति है जो कि आपको याद रखनी है, कौन सी? अंगामी, महत्वपूर्ण जनजाति है अंगामी जनजाति, ठीक है। झारखंड में अगर बात करें तो संथाल आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संथाल हो गया, मुंडा हो गया, संथाल मुंडा, उराव हो गया, ये आपकी जनजातियाँ महत्वपूर्ण हैं। और एक और जनजाति है हो, कौन सी? हो। संथाल, मुंडा, उराव, हो, ये हमारी झारखंड की जनजातियाँ हैं। कहाँ की? झारखंड की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, अंगामी भी जनजाति हैं जो कहाँ रहती हैं बताइए? जो रहती हैं आपकी नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में रहती हैं आपकी ये वाली जनजाति, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपसे, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय उदयपुर के में सिरोही के अरावली में पाया जाता है? तो आपका भील जो जनजाति है, कौन सी? भील जनजाति, ये राजस्थान उदयपुर की बात कर रहे हैं। कहाँ की? राजस्थान उदयपुर की। राजस्थान उदयपुर के सिरोही में अरावली पर्वत में बड़ी संख्या में ये आपकी पाई जाती है, ये वाली जनजाति, याद रखिएगा। और अगर मैं भील जनजाति की बात करूं तो ये ना केवल आपकी जो है राजस्थान में, बल्कि ये आपकी मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और आपके छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में भी आपकी पाई जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में आपकी ये जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा, भील जनजाति। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन है, डैश जनजातियाँ पश्चिम बंगाल की मुख्य जनजाति है और ज़्यादातर वाकुंड और आपकी पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति है? तो वो जनजाति है आपकी संथाल। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है जो आपकी बाकुंडा और पुरुलिया में बेसिकली पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपसे, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है 2008 में घोषित किया गया था। कब? 2008 में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन ये है कि पोनमुड़ी आपका जो है दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो पोनमुड़ी दक्षिण भारत में जो है आपका एक हिल स्टेशन जो तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल यानी कि हिल स्टेशन है आपका तिरुवनंतपुरम में, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। किसका है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो नदी के प्रवाह, जो आपकी नदी का प्रवाह होता है उसको मापने के लिए एक मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम में आपका जो है क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, किसको? क्यूबिक मीटर पर सेकंड, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इसका जो है उपयोग किया जाता है। और संक्षेप में इसको क्या कहते हैं? इसको संक्षेप में क्यू मैक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू मैक कहते हैं, याद रखिएगा। क्यू मैक, क्यू सेक नहीं होता, क्यू मैक होता है, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि किसी स्थान की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कोई भी स्थान जो होता है उसकी आर्द्रता मापने के लिए हम बेसिकली आर्द्रता मापी यानी कि हाइग्रोमीटर, हाइड्रो नहीं होता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जबकि हाइड्रोमीटर का प्रयोग तरल जो होता है उसका घनत्व तो मापने के लिए होता है। किसका? तरल का, ठीक, लिक्विड का, ठीक है, तरल का घनत्व तो मापने के लिए, डेंसिटी के लिए होता है, घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पर पायरोमीटर लिखा हुआ है। पायरोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो उच्च तापमान मापने के लिए। किसके लिए? उच्च तापमान मापने के लिए जो है पायरोमीटर का प्रयोग होता है। किसका? पायरोमीटर का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो अगर ऐसे परिवार देखे जाएं तो लगभग आपका जो है 86% परिवार ऐसे हैं। कितने हैं? 86% आपके परिवार ऐसे हैं। अब आपका देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आया था वो 85% था, तो आप अप्रोक्स 85 कर सकते हैं, ठीक। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि है 86% लेकिन ऑप्शन 85 था। अगला देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी विछेंद्री पाल थी। कौन थे? विछेंद्री पाल थी, याद रखिएगा आप लोग, विछेंद्री पाल, ठीक,
ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी को पता होगा कि बिचेंद्री पाल ने जो है आपका 1984 में, कब 1984 में माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी। और कल्पना चावला तो हमारी एक ऐसी भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना चावला क्या थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी आपकी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमसे है सर्वे में 45D7 के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो आपके सर्वे में 45D7 के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो हैं आपके गुजरात और राजस्थान। इसका जो संबंध है बेसिकली गुजरात और राजस्थान से है और इसके अंतर्गत जो है आपका बना, संगड़ा और सिरोही का क्षेत्र आता है। सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत देश का जो है सर्वेक्षण किया और राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन का जो है गठन किया गया। तो सर्वे में आप याद रखिएगा 45D7 का संबंध गुजरात और राजस्थान से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांजीरंगा जो है आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम में स्थित है। कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाला जो गैंडा होता है, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, इसके लिए जो है ये फेमस है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को आपका जो है 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि भरतपुर में स्थित जो है आपका पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भरतपुर में जो आपका पक्षी अभयारण्य स्थित है इसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? राजस्थान में है ये, ठीक है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान जिले में है, ठीक है, सॉरी राजस्थान राज्य में है। और आपका किस जिले में है? तो याद रखिएगा आप लोग, भरतपुर में है और इसे ही भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप सबसे ये है, भारत की जो है उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई? मतलब सबसे ज़्यादा जो वार्षिक वर्षा है वो आपकी कहाँ पर दर्ज की गई? तो भारत की जो उच्चतम वार्षिक वर्षा है वो मासिनराम मेघालय में दर्ज की गई। कहाँ पर? मासिनराम मेघालय में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपसे कि पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में जो है आपकी बारिश होती है, इनका उत्पत्ति स्थल क्या है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ हैं इनकी उत्पत्ति का जो प्रमुख स्थल है वो आपका प्रमुख जो है क्या है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर है। क्या है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जहाँ से ये आपकी आर्द्रता ग्रहण करते हैं, क्योंकि समुद्र से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? आर्द्रता जो है आपकी ग्रहण करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। और शीत आपका जो है शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत यानी कि आपके जो है पंजाब और आपका क्या? हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी बारिश होती है। तो आपका सही आंसर होगा थर्ड, भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपसे कि निम्नलिखित में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जिस शहर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो आपके मुंबई शहर की है। किसकी है? मुंबई शहर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये हमारा 1969 में जो है आपका लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1969 में आपका लागू किया गया। और इस अधिनियम द्वारा देश में रजिस्ट्रेशन प्रणाली का एकीकरण किया गया और जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया। कब? 1969 में। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल का जो लिंगानुपात है वो आपका कौन सा है? वो आपका है 9:2। आप सभी को पता है कि यही आपकी अंतिम जनगणना है, हमारे लिए तो यही है अभी तक, तो उसके बाद हुई नहीं अभी। तो इसके अनुसार वाला जो लिंगानुपात है वो 9:2 है। कितना है? 9:2 है, याद रखिएगा। और इसके पहले यानी कि 2001 में जो है आपका उत्तर प्रदेश में जो वाल लिंगानुपात था वो आपका 916 था। कितना था? 916 था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातियाँ जो हैं आपकी जनजातीय संख्या नहीं है? तो जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में नहीं है बताइए? हरियाणा में नहीं है। कहाँ पर नहीं है?
हरियाणा में नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। हरियाणा और पंजाब राज्यों में जनजातियां जो हैं आपकी हैं ही नहीं, ठीक है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जनजाति जो है आपकी निवास नहीं करती, याद रखिएगा आप लोग। कहाँ पर? नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आपकी कोई ऐसी यानी कि अनुसूचित जाति ये आपकी निवास नहीं करती। और अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं, हरियाणा और पंजाब जो है यहाँ पर आपकी कोई जनजातीय जनसंख्या यानी कि एसटी निवास नहीं करती, याद रखिएगा। भारत में जनगणना की शुरुआत मैंने आपको बताया 1872 में आपकी जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आपकी शुरू हुई थी, ठीक है। और नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है आपकी कब हुई? नियमित रूप से जो हुई है वो आपकी 1881 में हुई है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कहाँ पर? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हुई है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमसे कुछ इस तरीके से है, 1 मिनट आप दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है वो आपका 382 है। कितना है? 382 है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ हमसे इस तरीके से है कि 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो 16.6% है, ठीक। और इस जनगणना में आपका बताया गया कि जो आपकी अनुसूचित जाति है ये सर्वाधिक आपके किस राज्य में है? सर्वाधिक किस राज्य में है और न्यूनतम किस राज्य में है, ठीक। तो सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों ही याद रखिएगा। सर्वाधिक जो है ये यूपी में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम जो है आपकी मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम, ठीक। जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं प्रतिशतता के आधार पर देखूं कि प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है और सर्वाधिक किस राज्य में है, तो ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक प्रतिशतता के हिसाब से कहाँ पर है, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तब प्रतिशतता के हिसाब से पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। और न्यूनतम कहाँ पर है प्रतिशतता के हिसाब से? तो न्यूनतम जो है वो आपकी मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में दुनिया की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, बताइए। तो भारत में दुनिया की आबादी का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है? वो लगभग आपका 17.7% है। कितना है? 17.7% है। तो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश आप सभी को पता है चीन है। पूरे विश्व का लगभग 18.6% लोग यहाँ पर हैं, ठीक। जरूर से याद रखिएगा। तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर आपका कौन है? भारत है। कौन है? भारत। लगभग आपका 17 कितने प्रतिशत? 7% मैंने आपको बताया है। तीसरे नंबर पर जो स्थान आता है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग पूरे विश्व का 4.3% निवास करता है। 4th नंबर पर आपका इंडोनेशिया आता है। क्या आता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लगभग 3.5% आपका निवास करता है, ठीक। तो ये रहा आपका जनसंख्या के हिसाब से। ओके, मूव करते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए जल्दी से आप लोग। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। कौन है? यूपी है, ठीक। अगर हम जनगणना 2011 की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले सर्वाधिक 1 मिनट दीजिए आप लोग। हाँ, अभी ठीक से काम कर रहा है। तो भारत देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहला जो स्थान आता है वो आप सभी को पता है यूपी का आता है। किसका? यूपी का आता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन आता है? सेकंड नंबर है आपके महाराष्ट्र का।
3rd नंबर पर कौन आता है, तो वो बिहार आता है। 4th नंबर पर कौन आता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। 5th नंबर पर कौन आता है, आंध्र प्रदेश आता है। ठीक, ज़रूर से याद रखिएगा। मूव करते हैं आगे। आगे आपसे है एनपीपी से क्या अभिप्राय है। तो एनपीपी से अभिप्राय है आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। क्या है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। कौन सा यहाँ पर आंसर सही होगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 3rd। आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग। आगे आपसे क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो यूपी का जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या का जो घनत्व है वो आपका है 829। कितना है, 829 है, याद रखिएगा आप लोग। आगे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये मैराथन क्लास अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आप सभी से एक ही जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। अगर आप इतना कर देंगे तो यही मेरे लिए सब कुछ होगा और आप सबके सपोर्ट से ही नैन्सू क्लासेस आगे बढ़ सकता है। बिना आप सबके सपोर्ट से संभव कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को समझिए और हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।